नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है उसमें बहुत ही कम समय बचा है। इसको देखते हुए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवीजन हो जाए उतना ही बेहतर है। इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पर रिवीजन करने का प्लान। और स्टार्टिंग जो हो रही है वो आपकी मैथमेटिक्स से हो रही है। तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और अपने सारे सब्जेक्ट के रिवीजन को यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को शेयर करें, अपने हित मित्रों को शेयर करें ताकि उन्हें भी वो भी इससे लाभान्वित हो सकें, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारे पास है विद्या और स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले देख लें कि कैसे क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसमें देखिए कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो आपके 20 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें 1 अंक निर्धारित है हर एक प्रश्न का। तो कुल मिलाकर 20 अंक आपको मिल जाएंगे। किससे? सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न से। उसके बाद देखते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, वो 6 आते हैं, प्रत्येक के 2 अंक हैं। तो 6 प्रश्नों के 2 अंक अगर हो जाएंगे, 6 प्रश्न हैं और प्रत्येक के 2 अंक हैं तो कितने हो जाएंगे? 12 अंक। इसी प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न आते हैं, निर्धारित अंक प्रत्येक के 4 हैं तो 5 × 20 अंक आपको मिलेंगे इससे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 3 और प्रत्येक 6 अंक के हैं तो 18 है। कुल मिलाकर आपको 70 अंक प्राप्त हो जाएंगे। मतलब मैक्सिमम जो है वो आपका 70 अंक है। इसमें आपको पाना है, मैक्सिमम अंक आपको लेकर आना है 70। अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आ भी सकता है बिना ज़्यादा प्रयास के, ठीक है। 30 नंबर आप जानते हैं कि विद्यालय के ऊपर रहता है कि वो विद्यालय वाले आपको देंगे। प्रश्नों की संख्या होती है 34। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। तो टॉपिक आपका क्या क्या है, देखिए। वास्तविक संख्याएं हैं, बहुपद है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, द्विघात समीकरण है, समानांतर श्रेणी है, त्रिभुज है, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, वृत्त है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, सांख्यिकी है, प्रायिकता है, ठीक है। उसके बाद तो ये आपका दिया हुआ है आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट का। आपको बस 14 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि फरवरी 10 तक आपके सारे मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक समाप्त हो जाएं, ठीक है। तो इस क्रम में जो स्टार्टिंग है वो आपका कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा है आपका वास्तविक संख्याओं से। किससे हो रहा है? वास्तविक संख्याएं से, ठीक है। क्विक रिव्यू में हम देख लेते हैं गणित की आधारभूत प्रमेय कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ठीक। धन पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम, देखिए हम इसे देख ले रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाते समय इसे हम समझेंगे। धन पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम की गणना महत्तम समापवर्तक बराबर संख्याओं में से प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। लघुत्तम समापवर्ती संख्याओं से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्ती। अपरिमेय संख्या एक संख्या अपरिमेय कहलाती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या क्या? एक संख्या यश परिमेय कहलाती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक है और q बराबर नॉट 0, ठीक है। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने आपको बताया कि कुल प्रश्नों की संख्या होती है 20 और प्रत्येक 1 नंबर के होते हैं, इससे कुल टोटल नंबर आपको 20 मिलेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। आप ले लें संख्या, क्वेश्चन 1 है 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है, तो हम इसका सबसे पहले क्या कर लेते हैं? फैक्टर कर लेते हैं इधर। यानी हम ऐसे संख्याओं में तोड़ दें जिसका फिर गुणनखंड ना हो सके। क्या करें? ऐसी संख्याओं में तोड़ दें जिसका फिर गुणनखंड ना हो सके। तो 156 देखिए 2 से हम सबसे पहले काटेंगे क्योंकि पीछे 6 है। तो जिन संख्याओं में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से कट जाएगा,
ठीक है। तो देखिए इसमें पीछे 6 है, इसलिए हम 2 से इसे काट रहे हैं। 2 सते 14, बचा 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18। अब देखिए 2 से, देखिए पीछे 9 आ गया, इनमें से कुछ है नहीं है, तो अब ये 9 से कटेगा, सॉरी 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि हम सबसे छोटी संख्याओं से लेकर हम काटना शुरू करते हैं। देखिए 3 से कट जाएगा क्योंकि पीछे 9 है। और दूसरी चीज़ ये देख लीजिए कि अगर हम इनके सब अंकों का योग कर देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पीछे 9 हो तो 3 से कटेगा ही, इसलिए क्योंकि मान लीजिए 19 लिखा है, तो 19 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक, तो इसे हम क्या करते हैं कि अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 9 3 कितना हो गया? 12। अब 12 3 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, वैसे भी 13 3 39 होता है। अब देखिए पीछे 3 आ गया, 3 से कटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 13 को हम जोड़ेंगे तो 3 1 4 आता है, ठीक है। तो जिस वजह से ये 4 जो है 3 से नहीं कटता, इसलिए अब ये 3 से नहीं कटेगा। अब ये 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। अगर हम देखें तो 13 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो स्वयं से कटे और या तो फिर 1 से कटे। यहाँ 13 के नियम करें, या तो ये 13 से ही कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा। इसी को हम अभाज्य कहते हैं। अभाज्य किसे कहते हैं? जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। तो इसे हम 13 से डिवाइड कर देते हैं, 13 कम 13। तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 13। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब आपको समझ में आया होगा कि ऐसे गुणनखंडों में तोड़ देना जिसका फिर कोई न्यूनतम तोड़ ना हो सके। तो यहाँ पर विकल्प आपको दिया गया है, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 13, हाँ एक ये 2 गुणे 2 है, ये 2 घात, और उसके बाद एक और है 3, ठीक है, इसे 3 कर दीजिए 13। इस तरीके से कीजिए, 2 के पावर कितना है? 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो विकल्प देख लीजिए आपका 2 गुणे 3 गुणे 13 ये नहीं होगा, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 11 नहीं, 2 के पावर 2 अकेला है, 3 के पावर 2 गुणे 13। आप यहाँ से देख सकते हैं क्या आया है, 2 कितनी बार है? 2, इसीलिए हमने 2 लिखकर उसके पावर 2 लिख दिया। अगर यहाँ पर एक बार और आता 2 तो 2 लिखकर उसके पावर 3 लिखते। ये जो ऊपर लिखा गया है वो ये दिखाता है कि कितनी बार वो संख्या गुणे में आई है। 3 एक बार है तो इसीलिए 3 लिख दिए गुणे 13। या देखिए 3 एक बार आया है ना, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, लेकिन हम 1 जनरली लिखते नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर कि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर यम का मान बताना है। एक लिखा हुआ है आपका 65, ठीक है, और 117, दो संख्याएं हमारे पास हैं। दो संख्याएं क्या क्या? 65 और 117। अब कह रहा है कि इनका HCF अगर निकालो। HCF क्या होता है? सबसे पहले HCF आप समझ लीजिए कि HCF जो होता है तो उसका मतलब होता है कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, यानी हाईएस्ट। देखिए इंग्लिश अगर स्पेलिंग गलत होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी जो दोनों में सबसे ज़्यादा मतलब मिले, जो फैक्टर दोनों में सबसे ज़्यादा मिले। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि आप 6 को ले लें और 8 को ले लें, तो इसका HCF निकालना है तो इसका फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 3 6। और अच्छा देखिए, फैक्टर हमेशा इस तरीके से करते हैं कि अभाज्य संख्याएं लास्ट में आ जाएं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ दें।
जब अभाज्य संख्याओं में तोड़ देंगे तो फिर उसका तो गुणनखंड कर नहीं सकते हैं। तो यही कारण है कि हम अभाज्य संख्याओं में ही तोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सारे अभाज्य संख्या हैं, 2 भी, 2 भी, 3 भी, 13 भी। नहीं तो हम लिख सकते थे 4 × 3 × 13 ना, लेकिन नहीं, हम सब अभाज्य संख्याओं में ही तोड़ते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। ठीक, अब 2 × 4 को हम फिर लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब इसमें सबसे ज़्यादा उभयनिष्ठ जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, वो क्या है, सॉरी उभयनिष्ठ जो है इसमें आपका 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 मिल गया, जो मिल जाए उसे लिख लिया हमने। लेकिन हमें वही चीज़ लिखना है जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले, और वो भी अब जैसे देखिए एक बार 2 मिल गया, लेकिन इसके बाद इस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये नहीं कि ये 2 इन सबको भी संतुष्ट करेगा, नहीं, अपने साथ 1 2 को ले आया यहाँ, उसके बाद नहीं है तो फिर कोई चीज़ मैच नहीं कर रही है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 2 और ज़्यादा है, यहाँ पर बस 2 ही बार था, 2 ही अंक है, तो केवल इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुणन, वो सॉरी HCF क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 65 को अगर हम लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 5 × 13 लिख सकते हैं, 13 × 5 = 65 लिख सकते हैं कि नहीं। 117 को लिख सकते हैं 13 × 9, 13 9 या 117। अगर 9 को ध्यान से देखें तो 9 को भी तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 13 × 3 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए भैया, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, 65 को हमने लिखा 5 × 13 और 117 को हमने लिखा 13 × 3 × 3। इसमें देखिए अब ये यहाँ 5 भी आपका अब क्या है, अभाज्य है, 13 भी आपका अभाज्य है, 13 यहाँ पर अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, यानी अब इससे ज़्यादा हम तोड़ नहीं सकते हैं। मिल क्या रहा है इसमें, 13 13 मिल रहा है, तो इसका मासा जिसे हम HCF भी कहते हैं कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, इसका मासा क्या हो जाएगा, ये मासा जिसे HCF भी कहते हैं वो 13 हो जाएगा। अब हम प्रश्न देखते हैं कि HCF को 65 या -117 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो यम का मान क्या होगा। अच्छा, इन्होंने भी मासा बताया है, लेकिन उन्होंने मासा क्या बताया है, 65 यम -17, 65 यम -17 बताया है। देखिए 65 यम -17, 65 यम -117 बताया है क्या, मासा, 65 यम -117 इन्होंने क्या बताया है, मासा बताया है। किसका, इन दो संख्याओं का मासा क्या बताया है, 65 यम -117 इन्होंने मासा बताया है, लेकिन हमने जो मासा निकाला वो 13 है, तो क्या अलग अलग मासा होगा, नहीं, एक ही मासा होगा, यानी 65 -117 भी क्या किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर। क्यों, क्योंकि मासा ये भी है, इन दो संख्याओं का मासा इन्होंने जो किताब ने बताया है, प्रश्न ने बताया है, वो ये बताया है, और हमने जो निकाला है वो ये है, तो दोनों का मासा अलग अलग थोड़े होगा, एक ही अंक है, उनका मासा हम अलग अलग निकालें तब भी आएगा एक ही। तो इन्होंने 65 -117 बताया और 13, तो ये बराबर है, तो 65 यम, देखिए बराबर को हमने यहाँ लगाया, 117 जो अंकों को एक तरफ ले जाएंगे तो देखिए माइनस इसके सामने है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 117 + 13 हो जाएगा, तो 65 यम बराबर 117 13 130। अगर हम यम देखिए यहाँ यम और 65 क्या है, गुणे में है, इधर जब लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 130/65, 65 एकम 65, 65 दूना 130, यानी यम बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। यही हमें फाइंड करना था। यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा 2। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका डाल दें 3। ठीक है,
इसे हम इस तरीके से कर दें। क्वेश्चन तीसरा है आपका, कह रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक p है, ठीक है, क्या है, p है, धनात्मक पूर्णांक p है। साइड में ही हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या है, धनात्मक पूर्णांक, चलो धनात्मक पूर्णांक में हम कोई भी ले लेते हैं। चलो हमने मान लिया 4 है। अब कह रहा है कि मतलब इसका अगर हम विषम रूप निकालना चाहें तो कैसे होगा। इसके सहारे अगर हम इसके आगे, ये तो भाई सम या विषम हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका अगला संख्या अगर हमें विषम लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए, इसका अगला संख्या हमें विषम लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। अगला संख्या ही नहीं, हमें इसके आगे अगर कोई भी संख्या है, इसके सहारे से अगर हमें विषम लिखना है तो क्या कर सकते हैं। तो मान लो कि 4 और 1 कर दिया। यहाँ पर आपने कहा कि 4 है तो हमने 1 कर दिया, 5 हो गया। लेकिन अगर यही संख्या 3 होती तब क्या करते, 3 1 कर देते तो 4 हो जाता। समझ रहे हैं कि एक जोड़ने पर, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि सम है कि विषम। यहाँ p को केवल कहा है कि धनात्मक संख्या है। क्या है ये, धनात्मक संख्या है। ये नहीं है कि ये सम है कि विषम है। हमने यहाँ पर आपका एक एग्जांपल लिया कि अगर ये सम होगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो विषम मिलेगा, और अगर विषम होगा और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका सम मिलेगा। लेकिन अगर हम 4 को 2 से गुणा कराएं तो क्या मिलेगा, 8, सम मिल गया। और इसमें 1 जोड़ दें तो 1 जोड़ दें तो ये आपका 9 हो गया, यानी ये विषम हो गया। और 3 को 2 से गुणा कराएं और 1 जोड़ दें तो 3 दूनी 6 हो गया, सम। और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7। यानी हम 2 से गुणा कराएं चाहे सम में, और चाहे सम में 2 से गुणा कराएं और 1 जोड़ दें तो भी विषम मिलेगा, और चाहे विषम में 2 से गुणा कराएं और 1 जोड़ दें तो भी विषम मिलेगा। यानी अगर हम 2 से गुणा कराकर 1 जोड़ दे रहे हैं किसी चीज संख्या में तो हमें विषम ही मिलेगा। तो हम p को 2 से गुणा करा दिए, ठीक है, और 1 जोड़ दिए तो हमें क्या मिल गया, विषम मिल गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर अगर देखें तो p दिया है, p+1 दिया है, 2p दिया है, या 2p+1 दिया है, तो 2p+1 आपका आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ देखा कैसे, 2p+1। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। अब इन्होंने कहा है, क्वेश्चन वही है कि कोई पूर्णांक है q। अब हमें इससे हमेशा पर्टिकुलर हमें सम ही बनाना है, विषम नहीं चाहिए, हमें सम ही बनाना है। तो सम बनाने के लिए अगर हम 2 से गुणा कर दें तो सम क्या होता है कि जो 2 से कट जाए। तो जब 2 से हम भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया हमेशा। तो न्यूनतम अगर हम 2 से किसी संख्या को गुणा करा देते हैं तो वो हमेशा सम बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, 3 है, ये विषम है, इसको हमने 2 से गुणा कराया तो क्या हो गया 6, ये क्या है आपका सम। 4 है, सम है, इसको 2 से गुणा कराया तो ये आपका 8 हो गया, तो सम रहेगा ही रहेगा। लेकिन 9 विषम है, 9 को हमने 2 से गुणा कराया तो 18, क्या हो गया सम। चलो अब भाज्य ले लेते हैं, 13 को हमने 2 से गुणा कराया हो गया 26, सम। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जिससे हम गुणा करा रहे हैं वो तो एक तरीके से समझ लीजिए कि 2 से डिवाइड करने पर ही हमें मिलता है क्या सम। तो जब 2 से गुणा ऊपर करा रहे हैं और 2 से भाग कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, जो बचेगा वही आपका संख्या हो जाएगा, और वो आपका क्या हो जाएगा, विषम दिया है। तो विषम को हमने 2 से गुणा कराया, इसका मतलब वो सम हो गया था, तभी तो 2 से कट गया। ठीक, क्वेश्चन 4 का, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर ab² और q बराबर a³ b
जबकि ए बी अभाज्य संख्या है तब एलसीएम पी क्यू का होगा। इन्होंने कहा है, देखिए घबराना नहीं है यहाँ पर पी और क्यू देखकर। जैसे मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपने अभी तक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, तो हमें रिवीजन भी कराना है तो आपको बेहतर तरीके से हो सके। इन्होंने क्या कहा है कि P कोई संख्या है और Q कोई संख्या है, लेकिन P बराबर इन्होंने दे दिया है क्या, AB स्क्वायर। तो हम P बराबर AB स्क्वायर लिख ले रहे हैं। फिर इन्होंने कहा Q बराबर A क्यूब भी दे दिया है, Q बराबर है A क्यूब B। ठीक है, अब कह रहा है कि P और Q का एलसीएम निकालो। एलसीएम किसका, P और Q का एलसीएम आपको निकालना है। तो कोई बात नहीं, एलसीएम क्या होता है कि हम किसी भी संख्या का फैक्टर नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ पर एचसीएफ में क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं कि हम किसी भी संख्या का टेबल पढ़ें और उस टेबल में जो पहले ऐसी कोई संख्या आ जाए जो दोनों से कट जाती हो या जो दोनों टेबल में हो, उसी को हम क्या कह देंगे, एलसीएम। देखो जैसे हमारे पास हमने कहा कि 6 और 4 का एलसीएम हमें निकालना है, 6 और 4 का एलसीएम निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, 6 की टेबल पढ़ने, 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24। ठीक है, ये 6 का हो गया। 4 का, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ठीक, अब इसमें कौन सी ऐसी संख्या जो सबसे पहले मैच कर जा रही है, तो देखो 6 इसमें है लेकिन इसमें 6 नहीं है, लेकिन इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, लेकिन 12 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, सबसे पहले 12 मिल जा रहा है। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। अब देखो थोड़ा आगे अगर हम बढ़ें तो आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, 6 का फैक्टर अगर हम कर देते हैं तो 2 गुणे 3, और 4 का फैक्टर अगर करते हैं तो 2 गुणे 2। तो इसमें जो मैच कर रहा है वो तो हम लिख लेंगे, जैसे 2 और 2 मैच कर रहा है ना, 1 2 2 मैच कर रहा है, 2 हमने लिख लिया। अब जो बच रहा है 3, उसको लिख लेंगे। यहाँ 1 2 बच रहा है 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6 दूनी 12 हो गया। ठीक, एलसीएम 12 हो गया। एलसीएम यानी लासा का मतलब है, अगर हम लासा कहें तो एलसीएम ही को लासा कहते हैं। और अगर इसे ज़्यादा समझना है तो इसका मतलब कह दीजिए कि लपेटो सबको, यानी सबको लपेट लो। और मासा जो है उसे हम कह सकते हैं ये सीएफ होगा, ये मल्टीपल होता है, ये फैक्टर होता है। मासा मतलब है तो मिले जो सब में, मासा मतलब क्या हुआ, मिले जो सब में, लासा मतलब हुआ लपेटो सबको। तो वही हमें करना है। हमने ये क्या कहा कि जो मिला वो तो हमने लिख ही लिया, और जो नहीं है वो भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो P को हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर है ना, तो B 2 बार है, A क्रॉस B कर दो। ठीक है, और Q को लिख दो A क्यूब B है, यानी A क्रॉस A इंटू B कर दो। एक घात बताती है कि कितनी बार हमें उसे लिखना है। A क्यूब है तो हमने 3 बार लिखा, और A इंटू B स्क्वायर है तो B हमने 2 बार लिखा। अब लासा अगर हम निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, जो हमने बताया कि लपेटो सबको, तो पहले जो मिल जाए वो लिख लो। A मिल रहा है, A लिख लिया हमने, B यहाँ है, यहाँ एक B से एक B मिल जा रहा है, चलो अच्छी बात है। अब B नहीं मिल रहा है तो इस B को लिख लो, A नहीं मिल रहा है इस A को लिख लो, ये A नहीं मिल रहा है इस A को लिख लो। अब क्या हुआ, A कितनी बार है, 1 2 3, यानी A क्यूब हो गया। B कितनी बार है, B 1 2, यानी B स्क्वायर हो गया। तो आपका लासा क्या हो गया, देखिए A कितनी बार था, 1 2 3, A क्यूब हो गया। B कितनी बार है, 1 2, B स्क्वायर हो गया। तो लासा क्या हो गया आपका, A क्यूब B स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये आपके
एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए a³ b² आपका आंसर आया था और इसका ऑप्शन सी सही है, a³ b²। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 6वां है आपका, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि a बराबर 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 4 और b बराबर इन्होंने दिया है 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5। अब जो आपने अभी क्विक रिव्यू में देखा था कि घातों को कैसे क्या किया जाता है, उसका यहाँ एग्जाम्पल आपको मिलेगा। एचसीएफ हमें निकालना है, हम कुछ नहीं करेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, मैक्सिमम पावर को हम इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे इन्होंने 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, ठीक, तो हम इसमें से क्या लेंगे, 2 के पावर 2 लेंगे या 2 के पावर 3 लेंगे? तो यहाँ पर हम लेंगे 2 के पावर 3, गुणा कर दिया, ठीक है। देखिए एचसीएफ जब करते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है हम उसे काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 2 ही लेंगे क्योंकि 2 के पावर 2 ही दोनों में काउंट होगा। यहाँ 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 3 के पावर 2 ही ले लेंगे। एचसीएफ में हम उसे ही लेते हैं जो दोनों में मिल जाए। अब 3 के पावर 3 देखिए, क्यों हमने 3 के पावर 2 ही लिया, 3 गुणे 3 गुणे 3 यहाँ कर लेंगे और यहाँ 3 गुणे 3 ही करेंगे, तो ये मैच कर गया था, ये मैच कर गया था, तो जो मिल जा रहा है वही हम लिखेंगे, जो छूट जा रहा है वो नहीं लिखेंगे। तो 3 गुणे 3 मिला यानी 3 के पावर 2 ही लेंगे ना, इसीलिए हमने 3 के पावर 2 लिया, इसीलिए हमने 2 के पावर 2 लिया, ना कि 2 के पावर 3 लिया है। 5 गुणे 4, 5 पे पावर 4 है, 5 अकेला है, तो यहाँ पर सिर्फ हम 5 लेंगे, यानी ये अकेला वाला लेंगे, क्योंकि यही 5 यहाँ से एक को कैंसिल करेगा, बाकी 5 3 बच जाएगा, 5 के पावर 3 बच जाएगा। यही आपका एचसीएफ होगा। 2 के पावर 2 का मतलब होगा 4, 3 के पावर 3 का मतलब हो गया 9 और गुणे 5, 5 चौक 20, 9 या 180, इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यानी हम यहाँ से ये समझे कि सबसे कम घातों को, सबसे कम समान घातों को, ठीक है, सबसे कम घात को हम गणना में लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 के पावर 2 था, 2 के पावर 3 था, तो कम कौन था, 2 के पावर 2, तो हमने इसे ले लिया। 3 के पावर 3 का 3 के पावर 2 था, तो कम क्या था, 3 के पावर 2, इसे ले लिया। 5 के पावर 4 था और यहाँ 5 था, तो 5 के पावर 1 था, तो हमने क्या लिया, इसे लिया, यानी कम घातों को लेते हैं, ठीक है। यही हमने उतार दिया, बस हो गया एचसीएफ आपका। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं हुआ होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। 7वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लासा जो है किसका, इन्होंने क्या कहा है, लासा जो है संख्या 132। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, उन्होंने कहा है कि संख्या जो है वो आपका 132 है, ठीक है। संख्या कितना है, 132, और दूसरी संख्या कितनी है, 288 है, ठीक है। एक संख्या आपका 132 है और दूसरी संख्या कितनी है, 132, 288। इसका इन्होंने कहा है लासा जो दिया है वो लासा दिया है 3168। कितना दिया है, 3168, और कह रहा है कि मासा इसका निकालो। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का लासा
यानी संख्याओं का लासा गुणे मासा जो है वो किसके बराबर है? संख्याओं के गुणनफल के। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लासा कितना है? 3168 है, गुणे मासा को हमने x मान लिया क्योंकि वही फाइंड करना था। फिर 132 गुणे 288 है, या x बराबर हम क्या लिख देंगे, 132 गुणे 288 डिवाइड बाई 3168। क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 15, 8 4। फिर क्या करेंगे, 33 7 9 2। ठीक है, इसे 3 से काटेंगे, 3 11, इसे क्या कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 चौक 12, 264। ठीक है, 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 24 से काटे, 24 एकम 24, 24 एकम 24, 4 28, 24 दूना 48। यानी x की जो वैल्यू आई आपकी वो क्या आ गई, x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। इस तरीके से हमने देखा लासा और मासा के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, लासा और मासा के कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि बेसिक थे। मुझे लगता है कि आपको ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे तो एक एक नंबर आपको करने आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका जो बहुविकल्पीय के अतिरिक्त अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसको भी कराएंगे, लेकिन उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आशा करता हूँ कि जितना आज ये कराया है इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लेकर। धन्यवाद।